हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से एक बार आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे फटाफट ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए एक बार ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर लें। जल्दी जल्दी जुड़ेंगे एक बार सभी लोग, जल्दी से। 1 मिनट आप लोग जुड़ जाइए फटाफट बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है। शैलेश कुमार, मिशा भारती, संकेश सुदम, सोनू कुमार, मुकुल, आशिक, सुशील कुमार, आकाश, अजय, जिया, ऋतिक, निखिल, विशाल, शाहिद, डॉली, चंचल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप, उम्मीद तो हमेशा यही रहती है मुझे कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी चल रहा होगा। अच्छा अच्छा, प्लीज 1 घंटे ले लो, आज थोड़ा रहम कर दो। चलो ठीक है, आज तुम्हारी बात मानूंगी मैं। आज तुम्हारा छुट्टी का दिन है लेकिन तुम क्लास ले रहे हो, यही बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आज मैं आपकी बात मानकर 1 घंटे क्लास लूंगी, लेकिन अगर कल 2 घंटे लेने का मन हुआ तो 2 घंटे भी ले लूंगी। अब देखो, आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं है। आपकी हिंदी की क्लास खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे आपकी क्लासेस खत्म हो रही हैं। ठीक है, हिस्ट्री आप लोग जो है, हिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हैं, आपकी पॉलिटी अब बची हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका फटाफट से पॉलिटी खत्म हो जाए और फिर आप आराम से निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज मैं 1 ही घंटे आपको पढ़ाऊंगी और आपकी बातों को बिल्कुल मानूंगी, बिल्कुल मना नहीं करूंगी। आज आपकी ही बात मानी जाएगी, कभी कभी भाई मुझे आपकी भी सुननी पड़ेगी। बेटा कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल एक्चुअली मैं इमरजेंसी में फंस मतलब इमरजेंसी से कहीं बाहर गई थी और जिसकी वजह से मैं रास्ते में फंस गई थी। कल बहुत बारिश थी जिसकी वजह से ट्रैफिक था और इसलिए आपकी क्लास में कल नहीं ले पाई थी आपकी क्लास, इसलिए मैंने कैंसिल करवा दी थी। लेकिन आज कोई बात नहीं, हम जो है 1 घंटे ही क्लास लेंगे। आज आपकी बात को मैं बिल्कुल मानूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। प्यारे बच्चे, आपका मैं बता रही थी आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर जो 44 है, आर्टिकल नंबर 44 की अगर हम बात करते हैं तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताने वाली हूं और आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं मैम आज तो 2 घंटे पढ़ाओ आज 2 घंटे पढ़ाऊं। चलो आज तुम जी लो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो तुम भी जी लो अपनी जिंदगी, आज 1 घंटे ही पढ़ा देती हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम प्लीज आज 1 घंटे ही पढ़ा दो। ठीक है बेटा, आज 1 घंटे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम ज्यादा पढ़ लेंगे। ठीक, आगे देखिएगा। आर्टिकल नंबर 44 की जब हम बात करते हैं तो आपके देश में आपने 2 तरह के मामले देखे होंगे। एक आपने देखा होगा आपराधिक मामले, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक आपने देखे होंगे आपराधिक मामले। आपराधिक मामले, क्योंकि समझना जरूरी है चीजों को। आपराधिक मामले जिन्हें आप कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स। और एक आपने पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, यहां पर देखना, सिविल मामले। सिविल मामले, इनके बारे में आप कम सुनते हैं। सिविल मैटर्स आपने यहाँ पे देखे होंगे, मतलब सुनाई तो आपको देता है इनके मामले में भी, लेकिन जानते कम हैं कि क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं और सिविल मैटर्स क्या होते हैं। तो क्रिमिनल मैटर्स में क्या आता है, जैसे कि आपने आपने क्या कर दिया, एग्जाम्पल क्या होगा, आपने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, आपने किसी की हत्या कर दी, आपने किसी के साथ मारपीट की, या फिर आपने किसी के घर में चोरी कर ली। ठीक है, तो इस तरह के जो इस तरह के मामले आते हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं, आपराधिक मामलों में आते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सिविल मैटर्स होते हैं इनमें क्या आता है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोगे तो बेटा तलाक यानी कि डाइवोर्स सिविल केसेस में आता है।
सिविल केसेस में आता है डाइवोर्स। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, प्रॉपर्टी, ये भी सिविल मैटर्स में, और आपके विवाह संबंधित जो मामले होते हैं वो भी आपके सिविल मैटर्स में। तो इस तरह के मैटर्स सिविल मैटर्स में आते हैं। अब ये जो आपराधिक मामले होते हैं जिसमें आप चोरी कहते हो, मारपीट कहते हो, किसी के साथ आपने जो है क्या कर दिया, मतलब एक दूसरे में घूसे बुझा दिए, तो ये क्या है, आपराधिक मामला है। लेकिन कल को अगर आप देखते हैं कि आपके देश में डाइवोर्स होते हैं तो वो सिविल मैटर्स में आते हैं। प्रॉपर्टी में कितना हक है, किसका कितना हक है, ये सब मैटर्स कहाँ आते हैं, सिविल मैटर्स में आते हैं। आपकी मैरिज रिलेटेड और भी जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके किस में आते हैं, सिविल मैटर्स में ही आते हैं। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो आपराधिक मामले होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें प्यारे बच्चों समान सजा होती है, यानी कि इक्वल पेनल्टी लगती है। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, बौद्ध है, कोई गरीब है, अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, इन क्रिमिनल मैटर्स पे कि आपका धर्म क्या है, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस देखा जाएगा कि आपने अपराध किया है और आपको सजा मिल जाएगी। और यहां पे सजा कैसी होगी, समान सजा मिलेगी, अलग अलग सजा नहीं होगी। जैसे अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी, और इन्होंने प्यारे बच्चों सेम क्राइम किया है, इनका जुर्म एक ही है। अब इनमें एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, तो आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ऊंचे गरीब हैं, अमीर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस देखा जाएगा कि ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, इन दोनों ने सेम क्राइम किया है, तो इन दोनों को ही सजा मिलेगी। यानी यहां पे समान सजा, इक्वल पेनल्टी का प्रोविजन होता है आपके क्रिमिनल केसेस में। अब यहां पे ये कहा जा रहा है आपके देश में कि जिस तरीके से क्रिमिनल मैटर्स में सभी के लिए एक लॉ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी के लिए अगर एक लॉ है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके जो मैटर्स में सजा होगी वो आपको समान सजा मिलेगी। लेकिन जो सिविल मैटर्स होते हैं इनमें प्यारे बच्चों एक होता है हिंदू लॉ, यानी हिंदू कानून, और एक होता है मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम कानून। और यहां पे क्या है कि दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं सिविल मैटर्स में। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई हिंदू महिला अपने पति से तलाक लेती है, डाइवोर्स लेती है, तो वो एलिमनी की डिमांड कर सकती है। लेकिन अगर एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक लेती है तो वो एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती। एलिमनी क्या होता है मैम, एलिमनी होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो एलिमनी उसको कहते हैं जिसके लिए महिला अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड से मतलब हर महीने का खर्चा मांगती है कि भाई मेरे को ये छोड़ रहा है, अब मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी, तो उसके जीने के लिए उसको एलिमनी की डिमांड करती है वो अपने पति से। साथ साथ वो प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकती है। लेकिन अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में जब डाइवोर्स होता है तो जो शादी में खर्चा हुआ था लड़की उसकी डिमांड कर सकती है, लेकिन वो एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आपका उसके अलावा वो प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। तो यहां पे बोला जाता है कि भैया जिस तरीके से आपने क्रिमिनल मैटर्स में एक कानून बनाया है ऐसे ही सिविल मैटर्स में भी एक कानून बनाओ। जैसे हिंदू महिला के अधिकार है मुस्लिम महिला के भी अधिकार हो, जैसे मुस्लिम महिला के अधिकार है हिंदू महिला के भी अधिकार हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। पंकज कह रहे हैं मैम फीमेल को प्रेगनेंसी में कम सजा होती है। पंकज जी, अगर किसी फीमेल को सजा दी गई है, मान लीजिए उसे फांसी की सजा दी गई और वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी प्रेगनेंसी से लेकर उसके बच्चे के 5 साल के होने तक उसको फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसको छोड़ दिया जाएगा, फांसी की सजा तब भी होगी। ठीक है, कम सजा का प्रेगनेंसी से लेना देना नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको यहाँ पे कमी की जा सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसको प्रेग्नेंट है इसलिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है मैम, पत्नी पति को छोड़े, पति को तो विशाल कह रहे हैं बेटा, कोई किसी को भी छोड़े, डाइवोर्स केस तो चलेगा ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे अब ये जो सिविल मैटर्स है इनमें भी एक कानून बनाने की बात कौन कर रहा है, आर्टिकल नंबर 44। अब ये सिविल लॉ मैम कहीं लागू है, आपका एक राज्य है गोवा।
ठीक है, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है, यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और अभी दूसरा आपका राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भी अपने यहां पर आर्टिकल 44 को लागू कर लिया है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अभी हाल फिलहाल में प्यारे बच्चों, आपका यूसीसी पूरे भारत में लागू करने की बात करी जा रही थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चल सकते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल जो मैं आपको लिख के बताने वाली हूं, आर्टिकल नंबर 45। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इस उम्र के जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इनको क्या दिया जाएगा, इनकी केयर यानी कि देखभाल, इनकी देखभाल यानी कि केयर, देखभाल यानी कि केयर, और इनकी शिक्षा यानी कि एजुकेशन दिलाना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। अब यहां पे मैम इनके लिए कुछ हुआ है। बेटा देखो, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके लिए हॉस्पिटल्स में, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री डिलीवरी की सुविधाएं दी जाती हैं। साथ साथ जच्चा और बच्चा के लिए आपकी गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने के लिए चीजें दी जाती हैं। फ्री में इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिन्हें आप टीका कहते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे आप अगर ये सोचे कि बच्चे हम पैदा करें और सरकार उनको पाले, क्योंकि सरकार को बोल दिया गया है कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें इस एज के बच्चे को देखना है और उन्हें शिक्षा दिलानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बच्चे पैदा करते चले जाएं कि ये तो सरकार पालेगी। नहीं, सरकार पालेगी नहीं। सरकार आपको कुछ सुविधाएं दे सकती है, लेकिन अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद से उठानी होगी। तो कृपया करके उतने बच्चे करें जितने की जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आशीष और सीमा, बेटा प्लीज फोकस्ड करें क्लास के अंदर। हेलो मैम, जब फांसी लगाई जाती है और जिस पेन से लिखा जाता है उसकी निब क्यों तोड़ दिया जाता है? राहुल कुमार का प्रश्न है। बेटा ये माना जाता है इसलिए तोड़ा जाता है ताकि उस पेन से आगे किसी और व्यक्ति की जो फांसी की सजा है वो और ना लिखी जा सके। ठीक है, इसलिए तोड़ दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब एग्जैक्टली क्या है? ठीक है मैम, कई लड़कियां भाग जाती हैं। ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा जिससे कोई लेना देना नहीं है? सोनू गुर्जर, बच्चों और बड़ों को समान सजा। अगर बच्चे हैं तो उनकी बच्चों की सजा, बड़े हैं तो बड़ों की सजा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक उम्र के लोग होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कल को कहने लगो कि छोटा सा बच्चा है, उसने गलती से किसी को मार दिया तो उसे फांसी दे दो। बेटा इतना कॉमन सेंस तो आपको भी होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर एक उम्र के व्यक्ति हैं, एक उम्र के बच्चों के लिए अलग कानून है, तो सभी बच्चों के लिए वही कानून इंप्लीमेंट होगा। नहीं सतीश कुमार जी, हस्बैंड एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चल सकते हैं। अनुज कुमार जी, वो अदालत की तरफ से दिया जाता है सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। चलो अब ध्यान से सुनो। ठीक है, पहले तुम शादी कर लो, पढ़ लो। बिना पढ़ाई के नौकरी भी नहीं मिलेगी ना, तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। समझ आई? बच्चों के सपने मत देखो। अब यह आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर नौकरी नहीं तो आज के समय में छोकरी भी नहीं। इसलिए पढ़ लो, पढ़ाई पे फोकस करो। बच्चों की चिंता हो गई। काउंटिंग बता रहे हो, मतलब हद कर रहे हो कि 3 करेंगे कि 4 करेंगे। आगे देखो यहां पर आर्टिकल नंबर 46। बेटा बहुत देखिएगा यहां पर आर्टिकल नंबर 46, ये डिटेल में लिखा हुआ है। अब जो मैं हाथ से लिख रही हूं वो शॉर्ट में लिख रही हूं। आपके ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लिखें। अगर आप जो है
अगर आप चाहते हैं मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो लिखिए जो मैं आपको हाथ से लिख कर देती हूं, और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो मैम डिटेल नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ को लिखिए। आपको अगर मैं समझाना है तो मुझे हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, बिना हाथ का प्रयोग करे तो मैं समझा नहीं सकती बेटा। इसलिए ध्यान से, क्लास 5 बजे रहेगी, केवल आज के लिए क्लास का टाइम चेंज है। विजय जी क्लास का टाइम संडे चेंज रहेगा, उसके अलावा आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 5 बजे ही रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 46 एग्जैक्टली किसकी बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 46 दुर्बल वर्गों की बात करता है। दुर्बल वर्ग मतलब मैम जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो आपके वीकर सेक्शंस होते हैं, किसकी बात कर रहा है ये? वीकर सेक्शंस की। ये कमजोर वर्गों की बात कर रहा है, वीकर सेक्शंस, कमजोर वर्ग। ठीक है, कमजोर वर्ग। अब ये कमजोर वर्ग कौन कौन हो सकता है? तो एससी और एसटी। यानी मैं अगर बात करूं तो आर्टिकल नंबर 46 एससी और एसटी को फोकस कर रहा है, और एससी और एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात कर रहा है। क्या क्या बात कर रहा है मैम? ये कह रहा है कि इन लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए कि इन लोगों के पास भी एजुकेशन हो, इनके पास शिक्षा हो। ठीक है, शिक्षा। उसके बाद अर्थ संबंधी हितों, अर्थ संबंधी हितों मतलब रोजगार होना चाहिए, इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, क्योंकि जब रोजगार होगा तभी ये अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चे बोला हुआ है कि इनके साथ जो सोशल अनजस्टिस होता है, ठीक, सॉरी, सोशल इनजस्टिस होता है यानी कि सामाजिक अन्याय, सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए, यानी कि सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। साथ साथ इन लोगों को शोषण से सरकार को बचाना चाहिए, इनका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए। यानी एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात की जा रही है कि सरकार ध्यान से सुनिए, एससी एसटी के लोग जो वीकर सेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं उनको शिक्षा के लिए प्रावधान करो, उनको रोजगार दो, उन्हें सोशल इनजस्टिस से सेव करो मतलब सामाजिक अन्याय से बचाओ, और शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन से उनकी रक्षा करो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल इनजस्टिस है, ये सोशल इनजस्टिस आपका क्या करता है? जैसे आप एससी एसटी के जो लोग हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कि ये लोग जो हैं, जैसे इनसे पहले कहा जाता था कि ये इन्हें छूना नहीं चाहिए, इन्हें छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे, उच्च जातियों का ऐसा कहना होता था। इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, इन्हें रोजगार इनकी जाति के आधार पर दिया जाता था कि अगर कोई कुम्हार है तो वो कुम्हारी का काम करेगा, अगर कोई किसी का पिता नाई है तो वो नाई का काम करेगा। लेकिन यहां पे कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको इन्हें शिक्षा देनी होगी, रोजगार देना होगा, सोशल इनजस्टिस से सेव करना होगा, और आपको एक्सप्लॉयटेशन से भी इन्हें बचाना होगा। तो मैम कुछ किया सरकार ने? बिल्कुल किया। यहां पे आपका सोशल इनजस्टिस, और अगर हम शोषण की बात करें तो सरकार ने कहा कि मैं एससी एसटी एक्ट बनाकर इसे इंप्लीमेंट कर रही हूं, अगर कोई भी इनके साथ समाज में भेदभाव करेगा तो एससी एसटी एक्ट के तहत उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाएगी। तो सरकार ने किया। उसके बाद में एजुकेशन के लिए प्यारे बच्चों इन्हें शिक्षा में आरक्षण दे दिया, नौकरियों में आरक्षण दे दिया, यहां तक कि प्रमोशन यानी कि पदोन्नति में, पदोन्नति जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी सरकार ने आरक्षण दे दिया। ये आपको ध्यान रखना है। आपको नोट क्या करना है? नोट आप ये पूरा डिटेल वाला कर सकते हो, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में कर लें, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में कर लें। पंडितों का अपमान ना करें। मैंने किसका अपमान कर दिया? क्या यार, कैसे कमेंट्स कर रहे हो भाई आप लोग, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। मैंने किस पंडित का नाम ले लिया भैया? कहां दिमाग है तुम्हारा? मैंने तो किसी पंडित का नाम ही नहीं लिया अभी। बिना मतलब में कि पंडित को बोल दिया। अरे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये सब चीजें मत सोचा करो क्लास के अंदर। यहाँ पे कोई धार्मिकता की या जातिवाद की बातें नहीं चल रही हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि सांप्रदायिकता से दूर रहो, आप कह रहे हो नहीं हम तो सांप्रदायिकता करेंगे।
ठीक से पढ़ाई करो क्लास के अंदर, ये बहुत गलत बात है, जबरदस्ती की चीजें कर रहे हो। अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया, किसी ब्राह्मण की भी बात नहीं की मैंने, जबरदस्ती हद कर रहे हो भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे ये वाला बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि तुम्हारे मतलब का आर्टिकल है। और आर्टिकल नंबर 47 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 47 ये कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। देखिएगा, अगर आप ऊपर वाला पढ़ना चाहे ऊपर वाला पढ़िए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। will prohibited the consumption of intoxicating drugs and other substances harmful to health। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारी किडनी को खराब करे, तुम्हारे लीवर को खराब करे, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज तुम्हें नहीं खानी है। तुम्हें शराब नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है। लेकिन कुछ लोग तो मैम हम तो खाएंगे, हम तो पिएंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं सिगरेट नहीं पीता ना तो मेरी आंख नहीं खुलती है, मैं शराब नहीं पीता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है। वाह क्या बात है। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। आप कहोगे मैम जब सरकार को मना किया गया तो सरकार क्यों बेच रही है? बेटा सरकार तो बेचेगी, उसको टैक्स आ रहा है यहां से, वो क्यों नहीं बेचेगी? वो तो बिल्कुल बेचेगी। लेकिन वो आपको बार बार वार्निंग दे रही है। उसने एक पैकेट बनाया हुआ है और इस पैकेट के आधे हिस्से पर आपको लिख के भेजती है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन मैम हमें तो फिर भी पीनी है, चाहे कितनी भी हानिकारक हो। ठीक है, तो हम ये तो करेंगे। हम कहते हैं कि सरकार ने जिम्मेदारी ली है, दी है सरकार को, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, आपको लगातार वार्निंग दे रही है कि बेटा यहां मत जाओ, भैंस मारेगी। पर आप कह रहे हो नहीं, हाँ भैंस मुझे मार, तो भैंस तो मारेगी। ठीक है, आपको सरकार बार बार कह रही है सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, अपने फेफड़े मत जलाओ, पर हमें तो जलाना है। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं करना है। ठीक, आगे चल सकते हैं। चलिए बेटा, कोई भी बात दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास को एंटरटेन करना और आपको अच्छे से पढ़ाना ताकि आपको बोरियत ना हो, इसलिए। ठीक, आगे देखिएगा आर्टिकल 48। प्यारे बच्चे दो चीजों पर फोकस है इस आर्टिकल का। आर्टिकल नंबर 48 दो चीजों पर देखिएगा, एक तो फोकस करेगा कृषि पर, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर, और दूसरा फोकस होगा पशुपालन। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, कृषि के लिए और दूसरा किस पे फोकस? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, यहां पर फोकस होगा। अब इनको मैम यहां पे फोकस करके क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सुनो भैया, इन दोनों को आपको वैज्ञानिक, पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना है। इन्हें आपको क्या बनाना है? इन दोनों को आधुनिक और वैज्ञानिक, यानी कि मॉडर्न एंड साइंटिफिक आपको बनाना है, आधुनिक और वैज्ञानिक। मैम आधुनिक और वैज्ञानिक कैसे बनाएंगे? कैसे बनाया सरकार ने? क्या सरकार ने आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया है? हाँ बनाया है। सरकार ने क्या किया है? ड्रोन्स लेकर आई है जो मिट्टी की जांच करते हैं। सरकार ने आपके प्रोडक्शन को, कृषि के क्षेत्र में जो फसलें होती है उसको बढ़ाने के लिए नए नए रिसर्च कर रही है। पशुपालन या जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको आपको किस तरीके से पशुओं को रखना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, उसके बारे में भी सरकार आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है। इन पशुओं की नस्लों को कैसे सुधारा जा सकता है, मतलब ये जो पशु होते हैं इनके जो बच्चे होते हैं उन्हें कैसे हेल्दी किया जा सकता है, उस पर सरकार रिसर्च कर रही है।
साथ साथ आपको यह भी बोल रही है कि जो भी दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु यानी कि जो दूध देते हैं, जिन्हें आप कहते हैं मिल्च एनिमल्स, कोई भी ऐसा पशु जो दूध देता है, जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं मिल्च एनिमल्स, ठीक है, मिल्च एनिमल्स, तो इनके लिए क्या कह रही है कि आपको इनकी हत्या नहीं करनी। हत्या को क्या कहते हैं? स्लॉटर, ठीक है। कह रहा है कि आपको इनकी हत्या नहीं करनी, ये काम आपको नहीं करना है, आपको हत्या नहीं करनी है। तो मिल्च एनिमल्स में कोई एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल दिया है प्यारे बच्चे गाय, ठीक है। गाय को आपको नहीं मारना है। आप कहेंगे बकरी को तो मार देते हैं, हाँ मार देते हैं, ठीक है, मारते हैं, करते हैं, लेकिन आपने किसको सुना है? आपने ये सुन लिया है कि बकरी को मार देते हैं, लेकिन यहां पे ये मना कर रहा है। और सरकार ने क्या किया है? इस आर्टिकल पे काम करने के लिए गाय के मारने पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। विकास जी, यहां मैंने लड़के और लड़की की बात ही नहीं की है। मैंने तो ये बोला है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। वर्कशीट बेटा आज पड़ जाएगी आपकी रात तक, या फिर कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। पीडीएफ रेडी होकर जा चुकी है, टाइपिंग हो रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिस्ट भैया के पास भी ज्यादा काम हो जाता है तो लेट हो जाती है चीजें, लेकिन आपको वर्कशीट मिल जाएगी। वर्कशीट की टेंशन आप मत लीजिए। रामकिशन जी, ध्यान से पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो आपको मुझसे ये प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। बेटा डेली तो मैं बिल्कुल नहीं बदलती सोनू गुज्जर, डेली क्लास का टाइम नहीं बदलती। कल आपकी क्लास का टाइम इसलिए चेंज किया गया क्योंकि कल मेरे को ऑफिस जाना था, मीटिंग थी, लेकिन क्लास आपकी कैंसिल हो गई। क्लास का टाइमिंग आपका 5 बजे ही रहेगा, और जिस दिन चेंज होगा वो सैटरडे या संडे, ये 2 दिन चेंज हो सकता है, बाकी आपका टाइम चेंज नहीं होगा, 5 बजे ही रहेगा, फिक्स टाइमिंग, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे उसके बाद देखिएगा आर्टिकल नंबर 49। अच्छा 48 का ए भी है, अभी पढ़ाऊंगी। आर्टिकल नंबर 49, या फिर मैं इसके साथ ही पढ़ा देती हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पहले लिखो आर्टिकल नंबर 48 का ए, कैपिटल ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, एड ऑन किया गया। और इसमें क्या है? क्या क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, यानी आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है। आपको पॉलीथीन नहीं जलानी, आपको पराली नहीं जलानी, नदियों को गंदा नहीं करना, गंगा में गंदी चीजों को नहीं डालना है, ठीक है। साथ साथ कूड़े कचरे को पानी में नहीं बहाना है। तो ये सब आप करोगे तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, उनको काटना नहीं है। आप जितने ज्यादा पेड़ पौधे काट रहे हो उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आपकी बढ़ रही है। और आपने देखा होगा कि हर साल गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और अगर इसी स्पीड से टेम्परेचर बढ़ा तो गर्मियों में स्किन जलना शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा। मैंने टाइम चेंज करने की बात की थी, लेकिन टाइम चेंज नहीं हो पाएगा। बाकी मैं एक बार और कोशिश करती हूँ कि क्लास आपकी 4 बजे शिफ्ट कर दी जाए। हाँ जी, कल तो 5 बजे ही क्लास होगी। अगर टाइम चेंज होगा तो मैं क्लास में अनाउंस करूंगी टाइम, उसके बाद ही चेंज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 48 में कहा गया है। फिर 49 में बहुत सिंपल सी बात की गई है कि इसके तहत राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, यानी अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो आप कह सकते हो कि मैम लाल किला, आप कह सकते हो कि मैम ताजमहल, ठीक है, आप कह सकते हो मैम शीश महल, शीश महल, आप कह सकते हो कि मैम इंडिया गेट, ठीक है, आप कह सकते हो इंडिया गेट, आप कह सकते हो कि ऐसे स्थान एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। उसके अलावा आप यहां पे कह सकते हो कि ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व, यानी कि आप कह सकते हो कि जिन्हें संसद ने नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डिक्लेयर कर दिया हो, उन्हें क्या करना है?
सरकार को उन्हें प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है बीच में उसका रंग पीला पड़ने लगा, तो सरकार ने उसको रिनोवेट कराया क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। शीश महल कहां पर है? जयपुर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा, और आगरे में भी आपका एक किला है, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे स्थानों पर प्यारे बच्चों आपको दिल नहीं बनाने हैं, दिल बनाकर तीर नहीं बनाना है, उनमें अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार का खर्चा बढ़ेगा। आप क्या करते हो? ऐसे प्लेसेस पे जाते हो, दिल बनाओगे, तीर बनाओगे, उसे डेकोरेट करोगे, उसमें नाम लिखोगे। क्या कर रहे हो? सरकार का खर्चा बढ़ा रहे हो, और वो खर्चा भी तुम्हारी जेब से जाता है, तुम पर टैक्स लगा लगा कर। तुम खर्चे बढ़ाते हो, सरकार महंगाई बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में सीधी सी बात है कि आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस को हार्म नहीं करना है। समझ आई बात? आ गई हो तो जल्दी से क्या करना है? थम्स अप कर देना है। हाँ जी, कुतुब मीनार भी इसी में आएगा बच्चा। ठीक है, और तो और हद देखो, पेड़ों पर भी खोद खोद के दिल बना देते हैं, मतलब हद यहाँ हो जाती है। पेड़ों को भी तुम लोग नहीं छोड़ रहे हो, उस बेचारे को तुमने खोद दिया और वो बीच में से बेचारा बेकार हो गया, है ना, सूखना शुरू हो जाता है वो, और उससे कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, फिर भी वही करोगे। पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी, है ना, होनी चाहिए ना पिटाई। आगे देखो आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 53, वो सॉरी 50 में क्या है, बहुत शॉर्ट में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मतलब आपकी जो न्यायपालिका है वो न्याय कब दे पाएगी? जब सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। जब सरकार का कोई इंटरफेयर आपकी जुडिशरी में नहीं होगा। सरकार क्या होती है? ये जो कार्यपालिका होती है, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें मंत्री परिषद होती है, इसमें आपके राष्ट्रपति होते हैं, इसमें उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी सरकार होती है तरीके से। तो अगर सरकार आपकी न्यायपालिका में इंटरफेयर करेगी, अगर आपकी जुडिशरी में इंटरफेयर करेगी, तो फिर जुडिशरी कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएगी। इसलिए कहा गया दोनों को अलग रखो। क्या करो? दोनों को बिल्कुल अलग रखो। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल 51। सिंपल एक वर्ड आपको याद रखना है प्यारे बच्चे, इसमें क्या है? विदेश नीति। इसमें आपको दी गई है फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति इसमें आपको दी गई है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। मैम ये क्या होती है? जैसे आपका ये हमारा सा प्यारा सा भारत देश है, हमारा प्यारा भारत। अब इस भारत के यूएसए से कैसे रिलेशन होंगे, पाकिस्तान से कैसे रिलेशन होंगे, चाइना से कैसे रिलेशन होंगे, ये सब फॉरेन पॉलिसी में आता है। पाकिस्तान के साथ जब झगड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, तो किस तरीके से होगा, इसके साथ अगर शांति स्थापित करनी है तो कैसे करनी है, किसी देश के साथ झगड़ा हो गया तो उसे कैसे निपटाना है, ठीक है, किस देश के साथ हमें संधि करनी है, किस देश के साथ हमें समझौते करने हैं, किस देश के साथ हमें अपनी दुश्मनी को खत्म करना है, ये सब किस में आता है? ये सब फॉरेन पॉलिसी में आता है। जैसे आपने क्या किया, आपके घर के बाहर जो दूसरा घर है वो आपके लिए विदेश है, क्योंकि आप अपने घर में अपने मन की कर सकते हो, लेकिन दूसरे से आपका झगड़ा होगा तो सोचोगे पड़ोसी है, बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा समझौता वमझौता कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपकी सरकार होती है, वो भी जैसे प्यारे बच्चों यहां पर आपके भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी ऐसा ही करता है कि उसे किसके साथ क्या चीजें करनी है, किसके साथ उसे रिलेशनशिप को अच्छा करना है, कौन देश उसका दुश्मन है जिससे वो आपस में बैठ के बातचीत करके उन्हें सुलझाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, किसके साथ उसे व्यापार करना है, कौन सा व्यापार करना है, ये सब फॉरेन पॉलिसी में आता है। ये सब कहाँ आता है? फॉरेन पॉलिसी में आता है। मैम प्लीज पहले वाली वर्कशीट के आंसर की बेटा उसी वर्कशीट में मिलेंगे, जो वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उसमें पिछली वाली के और इस वाली के दोनों के आंसर्स होंगे। सो डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आज कितनी बातें सुनाओगे? आज पूरे टाइम बातें ही सुनाते रहोगे क्या? मेरी भी सुन लो, बात करूंगी तुमसे लेकिन क्लास के एंड में, अभी बात नहीं करूंगी, मैं कोई कमेंट नहीं लूंगी।
ठीक, आगे देखिए, अब आपका एक नया टॉपिक और प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले डीपीएसपी में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए हैं? Which directive principle of state policies have been added to part 4 by the 42nd constitutional amendment? यहाँ पे कौन से वो आर्टिकल्स हैं? तो प्यारे बच्चे, आपको मैं आर्टिकल 39 का ए पढ़ा चुकी हूं, आपको अभी आर्टिकल 48 का ए मैंने पढ़ाया है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। ये पूरा है, इसमें पर्यावरण में कौन आता है? वन आते हैं, वन्य जीव आते हैं, ये मैंने आपको बोलकर बताया है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैम एज इट इज लिखा जाए, तो आपका जो आर्टिकल नंबर 48 मैंने बताया है, इसमें कह सकते हो पर्यावरण, मैं लिख देती हूं, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 48 का ए है। तो आपके कितने आर्टिकल्स जोड़े गए हैं? 3 आर्टिकल्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं। कौन कौन से? 39 का ए, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, 43 का क, यानी कि ये आपने अभी नहीं पढ़ा है कि 43 का जो ए आपका आर्टिकल है आखिर वो क्या है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आखिर ये क्या है मैम? प्यारे बच्चों, जब कोई एक इंडस्ट्री होती है तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में इस तरीके से पद होते हैं, ये ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक है, और टॉप पे एक होता है, ठीक है, टॉप पे एक पद होता है, इसको हम कहते हैं हायरार्की, हायरार्की। तो यह कह रहा है आर्टिकल, जो सबसे नीचे स्तर का एम्प्लॉय है, यहां से किसी भी डिसीजन को शुरू करना चाहिए और फिर इसे ऊपर लेकर जाना चाहिए। यानी कि कंपनी में कोई भी काम अगर हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें छोटे से छोटे कर्मचारियों को शामिल करते हुए आपको उस डिसीजन को लेना चाहिए, तभी एक कंपनी क्या कर सकती है? सक्सेस को छू सकती है। तो ये किस में है? आर्टिकल नंबर 43 के क में है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किए गए हैं। ये मैंने एक साथ आपको लिख दिए हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। और आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसका नाम है मूल कर्तव्य, जिसका नाम है मूल कर्तव्य। आप इसको पीडीएफ से आराम से पढ़ लेना। अब मैं इसको हाथ से लिखकर, मुश्किल से 10 मिनट का ये टॉपिक है अगर हम देखें तो, ठीक है। तो अब आप इसको जरा शांति से और ध्यान से बैठकर पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करती हूं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मूल कर्तव्य। प्यारे बच्चों, ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या भाग इसको बोलेंगे, और ये आपके 4 के ए में है। और आर्टिकल नंबर 51 का कैपिटल ए, बेटा दोनों जगह मैंने क्या लिखा है? 51 का 4 का ए, मतलब कैपिटल ए। अब ये जो कैपिटल ए है, इसका मतलब मैम ये है कि ये आर्टिकल, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। ये आपके किसके द्वारा जोड़े गए हैं? आपके किसके द्वारा जोड़े गए हैं मैम? संशोधन के द्वारा, क्योंकि इसमें कैपिटल वर्ड लिख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हें क्या किया गया है? इन्हें एड ऑन किया गया है, इन्हें जोड़ा गया है, जोड़ा गया। और इन्हें कैसे जोड़ा गया है? एक मिनट। इन्हें एड ऑन किया गया है, इन्हें जोड़ा गया है। और प्यारे प्यारे बच्चों, इन्हें किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो सेम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू एड ऑन किया गया है। अब यहां पे बात आती है कि जिस समय इन्हें जोड़ा गया था, उस समय हमारे देश के पीएम या प्रधानमंत्री कौन था?
तो आपको मैं बता देना चाहूंगी कि इस समय आपके देश की प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। ये आपके देश की प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। क्लियर। अब यहां पे बात आती है कि क्या सरकार ने अपनी मर्जी से जोड़ दिया, और अगर जोड़ा तो कितने कर्तव्यों को जोड़ा, और आखिर इन्हें हमने कहां से लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें हमने कहां से लिया है, तो आप कहेंगे टेकन फ्रॉम रशिया, टेकन फ्रॉम रशिया, रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, टेकन फ्रॉम रशिया। अब रूस से लिया, लेकिन किसके कहने पर हमने इन्हें जोड़ा, तो ध्यान से सुनना। इंदिरा गांधी सरकार ने एक समिति बनाई थी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, समिति को इंग्लिश में कहते हैं कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति प्यारे बच्चों किसने बनाई थी, इंदिरा गांधी सरकार ने। अब ये जो समिति है इसका गठन कब हुआ था, यानी ये कब फॉर्म्ड की गई थी, तो आप कहेंगे कि ये फॉर्म्ड की गई थी 12 Feb 1976, 12 फरवरी 1976 को ये आपकी कमेटी फॉर्म्ड की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 12 फरवरी 1976 को प्यारे बच्चे आपकी एक कमेटी बनाई गई थी। नहीं, एक मिनट, इसे ठीक करना, 12 नहीं 26, सॉरी एक मिनट, 26 फरवरी करना, सॉरी 26 फरवरी 1976, डेट ठीक कर लेना बेटा। 26 Feb 1976, ठीक है, 26 Feb 1976 में आपकी एक कमेटी बनाई गई थी 26 फरवरी 1976 को। और ये जो कमेटी थी इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें, इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें, तो वो थे प्यारे बच्चों स्वर्ण सिंह। चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, स्वर्ण सिंह, और इसीलिए इसका नाम पड़ा स्वर्ण सिंह समिति। मोरारजी देसाई कब बने थे, यश अवस्थी जी 1978 में। हाँ, इस समय देश में आपातकाल था पूजा बिश्नोई जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका था। फिर इस समिति में प्यारे बच्चों क्या थे, 12 सदस्य थे, 12 सदस्य, 12 मेंबर्स। मैम इन 12 मेंबर्स के नाम क्या थे, तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पता है, तो ये आपके 12 सदस्य हैं, सबके नाम इस पे लिखे हुए हैं। ये 12 के 12 कभी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ना ही आपसे प्रश्न बनेगा, कभी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने पीडीएफ में इनको लिख दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं कहां पढ़ा रही थी, एक मिनट, हाँ यहां पर। तो इसमें 12 मेंबर्स, और ये मेंबर्स कैसे हैं, टोटल 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूं। कुल सदस्य, ऐसे लिखना, कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स 12। टोटल मेंबर्स कितने हैं प्यारे बच्चे, 12 हैं, 12 सदस्य हैं। अब अगला प्रश्न कि मैम आखिर ये समिति क्यों बनाई गई थी, क्या जरूरत थी इस समिति को बनाने के लिए, तो प्यारे बच्चे समिति से कहा गया कि आप हमें ये बताओ कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए या नहीं, और इस पर आप हमें अपनी रिपोर्ट दो। तो इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने देखिएगा अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा। इसने प्यारे बच्चे अपने रिपोर्ट में पहला पॉइंट कहा, मौलिक आपको क्या करना चाहिए, 8 मौलिक कर्तव्यों को, 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना चाहिए। कितने बोला इसने बेटा, 8। अब मैम यहां पे सरकार ने क्या किया, ध्यान से सुनना। अब यहां पे जब इसने ये रिकमेंडेशन की, सरकार ने इसका क्या किया, तो अब देखना यहां पे सरकार,
सरकार ने क्या किया? सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा। आपको सिर्फ वही लिखना है इस चैप्टर में जो मैं हाथ से लिखवा रही हूं, पीडीएफ से लिखने की इसको बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, आगे अब बात आती है दूसरी रिकमेंडेशन क्या की थी इसने। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है पहली बात तो कही कि इसने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना चाहिए। इसने कहा 8, लेकिन सरकार ने कितने जोड़े? 10। यानी कि 1976 में आपके संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि जो कर अदायगी है, कर अदायगी यानी कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, कर अदायगी समझ रहे हो, टैक्स पे इसको आपको क्या करना चाहिए? इसको आपको एक मौलिक कर्तव्य बनाना चाहिए। इसने सरकार से कहा मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ना चाहिए, मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ना चाहिए। अब भाई सरकार ने क्या एक्शन लिया मैम, वो भी समझा दीजिए। तो प्यारे बच्चे, सरकार ने क्या कहा सुनिए जरा। सरकार ने कहा नहीं, और सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसकी इस रिकमेंडेशन को अस्वीकार कर दिया गया कि हम टैक्स पे को एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाएंगे। टैक्स क्या होता है? जैसे हाउस टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, ठीक है, जीएसटी होता है, ये सब टैक्स हैं। आपके यहाँ पे 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो क्या बोला गया यहां पर कि भैया आपको टैक्स जो है, इसने कहा कि टैक्स पे जो करते हैं लोग उसको एक एज अ फंडामेंटल राइट ऐड करो। तो सरकार ने कहा नहीं। संख्या, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे लिखना, इन प्रेजेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप कहेंगे 11। कितनी है प्यारे बच्चों? 11। यानी 1976 में कितनी थी मैम? उस समय थी 10। ठीक है, उस समय कितनी थी? 10। आज कितनी है? 11। अब ये जो 11वें नंबर की ड्यूटी है, इसे 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11 नंबर की ड्यूटी को एड ऑन किया गया फॉर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया। और इसमें क्या था मैम? इसमें क्या था तो ध्यान से, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व सरकार का, उत्तरदायित्व माता पिता का होगा। अब आप ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 21 का सब क्लॉज कैपिटल ए, और उसमें बताया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। यानी सरकार ने कहा कि मैंने आपके बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन दे दी है, कोई पैसा नहीं लूंगा, आपके बच्चे स्कूल में आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहां पे आपके जो पेरेंट्स हैं उनका भी कुछ कर्तव्य है। तृप्ति मिश्रा, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में जो मैंने हाथ से लिखा है केवल वही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां पर आगे देखिए,
तो उसने कहा सरकार ने कि मैंने आपको अधिकार दे दिया, आपने अधिकार मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना किसकी ड्यूटी होगी? पेरेंट्स की। क्योंकि बेटा सरकार घर घर में तो आएगी नहीं कि लाओ भैया अपना बच्चा दो, हमें स्कूल लेकर जाना है, सबके घर तो जाएगी नहीं सरकार। तो सरकार ने कहा अधिकार मैंने दे दिया, अब अधिकार का प्रयोग तुम खुद करो। यही बात प्यारे बच्चे 11 नंबर की ड्यूटी में की गई है। और आपको क्या करना है? इन ड्यूटीज को अब देखना है। यहां पे ध्यान से 1 मिनट ड्यूटीज देखिएगा, मैं आपको अब ड्यूटीज बताने जा रही हूं और ड्यूटीज को आपको यहां से नोट करना है। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो मैंने हाथ से लिखा है, केवल वो नोट करना और ड्यूटीज को यहां से नोट करना, ये बहुत आसान है। एक मिनट, क्या गलत लिख दिया है? अच्छा, कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा, ठीक है, का होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पे प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिएगा आपका यहां से आपको फिर पीडीएफ से नोट करना है, पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी यहां से, यहां से। 1 मिनट, ओहो क्या हो रहा है भाई? कहाँ चली गई पीडीएफ? 1 मिनट, चलिए ये रही बेटा, यहां से फिर आपको पीडीएफ से नोट करना है। कुछ दिक्कत हो रही है लग रहा है मुझे, चलो पहले इसको पढ़ लो फिर बाद में। क्या हो गया है भाई? 1 मिनट बेटा, सॉरी। हाँ अभी ठीक है, देखिए हाँ, पहला है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का पालन करें। सीधा आपको लिखना है संविधान, संविधान, राष्ट्रगान और आपको राष्ट्रध्वज का आदर करना है, राष्ट्रध्वज का आदर। बस ये आपके पहले नंबर की ड्यूटी है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अपने नेशनल फ्लैग और आपको अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर, यह आपकी पहली ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर की ड्यूटी पे आ जाइए। यहां पे देखिए, यहां पे दूसरे नंबर की ड्यूटी में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, जो भी हमारे मूवमेंट फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए जो नेशनल मूवमेंट चलाए गए हैं, उन सब का आपको क्या करना है? आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। अपने दिल में, अपने हृदय में इन लोगों के लिए क्या करना है? आपको रिस्पेक्ट बनाकर रखनी है, ठीक है, रिस्पेक्ट बनाकर रखनी है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगर आपको ये लाइन याद नहीं हो रही तो आपको केवल कितना याद रखना है? राष्ट्रीय आंदोलन का हमें रिस्पेक्ट करना है, यानी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना है, केवल इतना, ठीक है। अगली बार से नाइट में क्लास नहीं होगी, परेशान मत होइए है। तीसरा, आपको क्या करना है कि भारत की जो संप्रभुता है यानी कि सोवरेनिटी, ठीक है, भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, यानी कि आपको इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है। आपको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्यारे बच्चों यहां लिखना है कि इसको यहां पर क्या करना चाहिए? इसको आपको अखंड बनाकर रखना चाहिए, आपको इसको सेफ रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके देश की संप्रभुता को, एकता को और अखंडता को ना तोड़ सके, यह आपके तीसरे नंबर की ड्यूटी है। आपको ऐसा प्रयास करना है, आपको इन चीजों को अपने देश में बनाकर रखना है, ठीक है। आगे आगे देखिएगा, चौथे नंबर की ड्यूटी,
अब चौथे नंबर की ड्यूटी है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जो प्यारा सा भारत देश है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और अगर कभी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमें एक सैनिक की तरह हमेशा तैयार रहना है। अगर कभी भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमें अपने देश के लिए हमेशा एक सैनिक की तरह तैयार रहना है। कह रहा है ना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी जब भी आपके देश को आपकी जरूरत हो तो आप एक सैनिक की तरह उसकी रक्षा करें, यह आपका कर्तव्य है। ठीक है, 5वें नंबर की ड्यूटी है। चलो, इसको मैं कल पढ़ाऊंगी, आज आप बहुत परेशान हो रहे हो। अगली क्लास में इनको कंप्लीट करूंगी और राष्ट्रपति शुरू करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। आपकी समस्या को मैं समझती हूँ और कोशिश करूंगी कि आगे से आपकी क्लास लेट ना हो। कल आपकी क्लास सेम टाइम पर 5 बजे होगी और आगे से मुझे संडे क्लास लेनी होगी तो मैं मॉर्निंग में ही लूंगी। आपकी क्लास को मैं नाइट में नहीं लूंगी, आगे से मॉर्निंग में ही लूंगी, क्योंकि संडे क्लास मुझे लेनी ही लेनी है। 27 से 28 अगस्त में आपका सिलेबस खत्म कर दूंगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइली करके जाना।